कैसा चल रहा है क्लास आप लोगों का? रेगुलर नहीं हो पा रहा है क्या? हैं, बहुत शिकायतें हैं लोगों को। नए लोग हैं, जिन लोग नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है माइनिंग ज्ञान फैमिली में। आज से आप हमारे परिवार का हिस्सा है। बाकी कई सारे लोग पुराने भी हैं। गुड इवनिंग सागर। ठीक है, कई सारे लोग पुराने भी हैं जो माइनिंग ज्ञान को जान रहे हैं। माइनिंग ज्ञान किस तरह काम करता है, कैसे हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, किस पैटर्न में पढ़ाते हैं, तो वो सारी चीज़ जो पुराने जान रहे हैं वो शांत है। जो नए हैं वो थोड़ा हड़बड़ा रहे हैं, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आज का आपने देखा होगा, आज का कुछ क्लास है इंग्लिश का नहीं हुआ, नहीं, और एक माइन रूल का नहीं हुआ। तो क्लासेस ऑलमोस्ट आपका रेगुलर होने वाला है। 4 से 5 क्लास तो कम से कम 4 क्लास तो आपको आपका डेली का होगा। और 5 से 6 के लिए तो आप प्रिपेयर्ड रहिए। जो नेट का बोल रहे हैं कि सर नेट खत्म हो जा रहा है, भाई देख लो यार, डेटा बूस्टर वगैरह आता है सारे में। जियो में भी आता है, एयरटेल में भी आता है। तो कुछ टाइम की बात है, 1 महीने की बात है, तो 1 महीने के लिए आप अपना नेट दुरुस्त रखिए। वाईफाई अवेलेबल है तो वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस से मंग सकते हैं, या खुद का डेटा प्लान थोड़ा मजबूत रखिए। इंग्लिश हुआ है ना, मतलब सारे क्लास में एक माइन रूल्स नहीं हुआ है ना। तो आप अपना नेट दुरुस्त रखिए कि नेट के नाम से कोई दिक्कत ना हो। पढ़ना है यार, यही एक आपके पास संसाधन है, ऑनलाइन ही करना है तो ऑनलाइन के लिए नेट तो होना चाहिए। रही बात क्वालिटी का, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास में भी आपको क्वालिटी रिडक्शन का मिलता है। ठीक है, तो कहीं कोई इशू नहीं है, सारा चीज़ सही सलामत चल रहा है। तो नए लोग जो आए हैं भाई, डिस्टर्ब होने की नीड नहीं है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और आपने जो क्लास ज्वाइन किया तब से लेके आपके सिलेक्शन तक, सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग तक की जिम्मेदारी हमारी है। कोई कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होना। हमारे हिस्से में ईमानदारी बरतने की 100% जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, एयरटेल कौन के से जैसा डाटा पीता है, खून के जैसा डाटा पीता है? अच्छा, इस टाइप का बाकी क्लास हो सकती है क्या सर? नहीं यार सागर, सारे फैकल्टीज अपने अपने जगह से क्लास लेते हैं। एक मैं ही एक गरीब हूँ जिसके पास में डिजिटल बोर्ड है, बाकियों के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है बाकी सारा हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। ओके, मैं बेसिकली आपका एक्सप्लोजिव्स एंड ब्लास्टिंग वाला सेक्शन देखूंगा, कुछ ड्रिलिंग वाला भी देखूंगा। ये जो है पीपीटी में आपको काफी कुछ मिलेगा। डीजी देशमुख के कंटेंट को बता दिया गया है, मैडम ने बनाया था एक्चुअली, साक्षी कुमारी जो मैम है, जिन्होंने यूपीएससी का यूपीपीएससी का क्लास किया, वो जान रहे हैं मैडम को। तो उन्हीं के पीपीटीज है, इसमें है काफी कुछ आपके काम का, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब रहने को एमटी पूरा है। जैसे ईसीएल के एग्जाम को हम रेफरेंस ले तो ईसीएल के एग्जाम में तो काफी कुछ था जो आपके पढ़ने लायक था, बट इन जनरल जो आपके सरदारी के एग्जाम में आता है, डीप कहीं कुछ भी नहीं आता। आपने अगर देखा होगा पिछले 10 साल का पेपर उठाइए, किसी भी सब्सिडरी का उठाइए, कहीं भी डीप क्वेश्चन नहीं आए हैं। ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछते हैं। एक ईसीएल का एग्जाम जो था वो एक्सेप्शन था। तो एक्सेप्शंस को हम थंब रूल नहीं मान सकते कि हाँ ईसीएल ने पूछा था तो ये भी पूछेगा। ठीक है, तो ईसीएल ने पूछा था तो ये भी पूछेगा, ऐसा कोई थंब रूल हम मान के नहीं चल सकते हैं। इन जनरल जैसा पैटर्न होता है उस पैटर्न में हमारा क्लास होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ सर मुझे ईएमटी का भी चाहिए, कि मुझे रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, तो ईएमटी का सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। उस सेपरेट कोर्स से आप सारा चीज देख सकते हैं, जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी टॉपिक्स आपके आ सकते हैं, जहां से आने की संभावना है वो हम बता देंगे क्या क्या है जो देखने की। ठीक है, फिर उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, तो नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। कि आपको टाइम बचा रहा, नहीं सर मैं पूरा नहीं देखना चाह रहा, तो आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो हम दे रहे हैं उससे भी आप पढ़ सकते हो, उसके बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, 2-3 चीजें और है जो हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में, कि आपके जो प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं सरदारी का, ओवरमैन का, जूनियर ओवरमैन का, जिस भी सब्सिडरी में, उन सारे के क्वेश्चंस पेपर अगर आपके पास भी अवेलेबल होगा, पुराने कुछ जो हमारे पास अवेलेबल है वो तो हम करवा ही रहे हैं, और आपको कुछ मिलता है तो डिप्लोमा लेवल का जो भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो सरदारी का हो, चाहे एनटीपीसी माइनिंग सरदार का भी हुआ था, वो सारे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, क्या क्या मैं बता रहा था एक्स्ट्रा जो हम करवाने वाले इस बार के क्लास में, क्या अलग होने वाला है पिछली बार के क्लास से। तो एक तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखा होगा इन जनरल जो भी आपके माइनिंग सेक्शन से क्वेश्चंस है, 80-90% प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाते हैं। नया क्वेश्चन नहीं बनाता, इतना दिमाग इनके पास नहीं है गेट की तरह कि नए नए क्वेश्चन ये इन्वेंट करें। इन जनरल सारे पुराने क्वेश्चन से दे देता है। तो हम उस
80 नंबर या 90 नंबर का जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होगा, अगर 70 भी रिपीट होता है, उस 70 नंबर के हम मान के चल रहे हैं, मतलब परसेंट की बात कर रहा हूं, जो 70 जो आपका माइनिंग सेक्शन है उसके 80% की बात करूं, मतलब 55-60 नंबर का तो मान के चलिए कि वो रिपीट हो जाता है प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स है, ठीक है। उसमें आपको कुछ ना छूटे, उसके लिए हम सेपरेट एक सीरीज चलाने वाले हैं, जैसा कि देवेंद्र सर ने बताया होगा कि प्रीवियस ईयर हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपका जो वीकली मॉक टेस्ट होगा वो भी हर हफ्ते मंडे या ट्यूसडे को डिस्कस करा जाएगा। ये दो चीज है जो एक्स्ट्रा होने वाला है इस बार पिछले बार के क्लास से, जैसे ECSW सर में जो कुछ भी हुआ था उसके अलावा ये दो चीज हैं जो एक्स्ट्रा हम करवाने वाले हैं। EMT तो आप देखिए ना जो एक्स्ट्रा हो रहा है। नॉन टेक के लिए राम सर ने बहुत बढ़िया से रिव्यू कर लिया था, मैंने भी पूरा वीडियो देखा। तो नॉन टेक के बारे में आपको वो जो डर था वो डर मेरे ख्याल से अब खत्म हो गया होगा कि अगर कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और एक इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहा है, दोनों के प्रिपरेशन में जमीन आसमान का फर्क पड़ने वाला, इतना तो आप मान के चलिए कि जो नहीं पढ़ रहा है उसको कोई डायरेक्शन पता ही नहीं है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना, कुछ भी नहीं पता है। और आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपको एक फिक्स डायरेक्शन पता है जहां से पढ़ना है। मैं नहीं बोलता कि राम सर जो करा रहे हैं वहीं से पूरा आएगा, मैं नहीं बोलता कि हम जो करवा रहे हैं वहीं से पूरा आएगा, लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट यह है कि आपके पास एक्सपर्टीज है राम सर के 14-15 साल के एक्सपीरियंस का। जितना हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा ही वो सिलेबस को देख के सोच सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये एक्सपर्टीज हर किसी के पास नहीं है। तो जो एग्जाम में जो पेपर अगर ऊपर टांग से आता है तो सबके लिए आएगा, टफ आता है तो सबके लिए आएगा, इजी आता है तो सबके लिए आएगा। लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास एक अच्छे इंस्टीट्यूट का साथ है जो हर किसी के पास नहीं है। आपके पास राम सर और बाकी हमारे जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी उसका एक्सपर्टीज है जो बाकियों के पास नहीं है। बाकी फैकल्टीज की जब मैं बात करता हूं तो मुजफ्फर सर और एक है सिद्धार्थ सर। ये सर दो सर का मैं क्यों बार बार नाम ले रहा हूं, अभी देखो हमारे पास आपने पता होगा पुराने जो फैकल्टीज पढ़ाए थे देवेंद्र सर ने जो पढ़ाए थे उसमें भी कोई कमी नहीं है, वो भी अपने आप में धुरंधर है। लेकिन इन दोनों का बार बार नाम क्यों लिया जा रहा है और इन दोनों को स्पेशली आपके एग्जाम के लिए क्यों लाया गया, इस चीज आप ध्यान दीजिएगा। मुजफ्फर सर जो है इन्होंने एनसीएल का एग्जाम क्रैक कर रखा है, जो 38 पोस्ट था उस 38 पोस्ट में इन्होंने एग्जाम को निकाला था जूनियर ओवरमेंट, और एनसीएल में ही इन्होंने एक लंबा टाइम बिताया है, एनसीएल के रग रग से वाकिफ है मान के चलो। मुजफ्फर सर भी सिद्धार्थ सर भी दोनों फर्स्ट क्लास मैनेजर हैं। और इनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर है जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है, वो दोनों के दोनों ने एनसीएल का एग्जाम निकाल रखा है और बहुत अच्छे, कम ही पोस्ट था 38-40 पोस्ट था उसमें निकाला था, बहुत अच्छे रैंक के साथ निकाला था। तो ये जितना आपको एनसीएल के एग्जाम के बारे में बता सकते हैं, ये जितना आपके एग्जाम के बारे में नॉलेज रखता है कोई नहीं रखता है। इसलिए मुजफ्फर सर को एक तो लीड करने बोला गया है कि थ्रू आउट द लेंथ आपको आपके कोर्स को लीड करेंगे, और सिद्धार्थ सर माइंड रूल्स वाले सेक्शन को देखेंगे। अगर मैं देवेंद्र सर की बात कोई बोल रहा है सर सिद्धार्थ सर की बात हुई थी सर आप देवेंद्र सर से करवा रहे हैं, तो आपने कुछ क्लास में समझ में आ गया होगा देवेंद्र सर 5वीं बार माइन एक्ट को डील कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने जो आपका सरदारी का एग्जाम होता है उसमें डील करा, फर्स्ट क्लास में डील करा, और बीच में एक क्या यूपीपीएससी वाले में माइन एक्ट को डील करा। मतलब 4वीं-5वीं बार वो सेम चीज को पढ़ा रहा है, सेम चीज को पढ़ा रहे हैं। उनसे ज्यादा तो नो डाउट उस हर एक लाइन उनका रटा हुआ है, कहां से कैसे पूछ सकता है सारा चीज उन्होंने पता है। तो माइंड एक्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने सिद्धार्थ सर की जगह में देवेंद्र सर से क्लास लिया तो आपका क्लास कुछ कम हो गया। कुछ लोगों को कमेंट आ रहा था अरे सर इनका बात हुआ था आप इनसे दे रहे, तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है जी बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें तो होती रहेंगी, रही बात मेरी क्लास की तो कोशिश करूंगा यार ले सकूं। मेरा क्या है ना, बाकी सब लोग का ओपन कास्ट का जॉब है तो ओपन कास्ट में उन लोगों को टाइम मिल जाता है, मेरा अंडरग्राउंड होने के कारण थोड़ा सा चीजें जो है गड़बड़ हो जाती है। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। माइंड के लिए प्रैक्टिकल परफेक्ट है देवेंद्र सर, ठीक है सारे परफेक्ट है, आपको बाकी सारे क्लास में भी मजा आएगा मेरी गारंटी है। अगर कहीं दिक्कत होता है तो हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है आपका 4-5 क्लास होगा, हर जो सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। टेक्निकल में कोई कमी नहीं छूटेगी, दोबारा करवाएंगे सब चीज। मुझे लगता है नॉन टेक का क्लास जितना अच्छे से हो सकता था ना हो चुका है, वे बहुत अच्छे से समझा, सीएमआर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सीएमआर के लिए भी परफेक्ट है सर मुजफ्फर सर। धुरंधर को ही लाया गया यार, हर कहीं में धुरंधर को ही लाते हैं, ठीक है गेट में जब चलाया AIR 1 2 3 तीनों को लाके खड़ा कर दिया। आपके लिए भी चल रहा है तो AIR 1 ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा, आपके लिए उसी एग्जाम के एक्सपर्ट को लाया गया है जो कहीं कभी ना छोड़े। नहीं भी आता तो फिर देवेंद्र सर भी आपके सारी चीजों को पहले ही डील कर चुके हैं। ठीक है जी बात, चलिए एक्सप्लोजिव्स एंड ब्लास्टिंग अगर कमजोर है आपके एग्जाम के हिसाब तो एक मैं ही हूं, इसलिए मैं ज्यादा क्लास नहीं ले रहा हूं। क्यों मैं हूं, क्योंकि यार मेरा जो एक्सपर्टीज है कहीं ना कहीं गेट में है, आपके एग्जाम में नहीं है।
तो इसलिए मैं ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन कुछ टॉपिक मुझे पता है तो उस टॉपिक को मैं करवाऊंगा और मजा आएगा, डोंट वरी। एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग हो गया, एक्सप्लोजिव हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, हो सकता है ड्रिलिंग भी लूंगा, और फिर आपका जो वेंटिलेशन वाला सेक्शन वो भी हो सकता है मैं करवा दूं, क्योंकि गेट में मैं वेंटिलेशन की क्लास लेता हूँ। एग्जाम कब तक होगा सर? देखो एग्जाम का जैसा कि एनसीएल का पैटर्न रहता है, आप मान के चलिए फरवरी में हो जा रहा है, फरवरी सेकंड वीक, थर्ड वीक या फोर्थ वीक में, ठीक है। तो फरवरी लास्ट वीक तक में आपका एग्जाम हो जाना है। सिलेबस कब तक होगा? मुजफ्फर सर बोल रहे हैं आपको 45 दिन तक नहीं चलने वाला है। आपका मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिला करके एक महीना से ज्यादा नहीं लगेगा। अभी दिसंबर क्या चल रहा है, 13 है, और आपका जनवरी 13 या जनवरी थर्ड वीक तक 20 तक आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। मॉक टेस्ट तो आप दिला ही रहे हैं, वीकली मॉक टेस्ट जरूर करते हैं, बहुत सारे लोगों ने दिलाया था एक्चुअली, करीब 450-500 लोगों ने इस बार का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा। उम्मीद है और भी लोग जुड़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है सर। नॉन टेक का तो राम सर ने बताया 25-30 क्लास का है, तो अगर सर रेगुलर क्लास ले तो 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए, एक्सप्लोजिव होता क्या है, ठीक है, ध्यान से समझते हैं क्या चीज है। एक्सप्लोजिव क्या होता है, 2-3 बातें समझिएगा। जिन लोग माइंड से हो आए हैं वो जान रहे हैं, जिन लोग नहीं आए हैं, वैसे तो ट्रेनिंग वाले हो सारे दे रहे हैं, मतलब हल्का तो आइडिया है ये है सबको। तो एक्सप्लोजिव की जब हम बात करते हैं तो एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए हमें एक इग्नाइटर की जरूरत पड़ती है, एक इनिशिएटर की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो। वो जो इनिशिएशन है किससे किससे हो सकता है, या तो फ्लेम से होगा, या तो हीट से होगा, या तो क्या होगा, डेटोनेशन से होगा। समझिएगा, जब मैं बात करता हूं फ्लेम से, आपने देखा होगा दिवाली में फटाका फोड़ते हैं, वो भी एक्सप्लोजिव ही है। जो आप दिवाली में फटाका फोड़ते हैं वो भी एक्सप्लोजिव को कैसे करते हैं, आप हीट आग लगाते हैं, फूट जाता है। सिमिलरली कुछ एक्सप्लोजिव को हम शॉक देके इनिशिएट करते हैं। शॉक मतलब हम उसको धक्का दे रहे हैं, मान के चलिए, तो धक्का देके इनिशिएट करते हैं। और किसी को हम बेसिकली, आपका एक तो हो गया इनिशिएशन किससे हो गया, हीट से, दूसरा हो गया शॉक से। ये दो इनिशिएशन सिस्टम है। जब हम डेटोनेशन की बात करते हैं तो इस डेटोनेशन में भी कहीं ना कहीं हम शॉक ही प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है, तो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, करंट के थ्रू हमारा डेटोनेटर फटा। वो जो डेटोनेटर फटा जिसमें पीईटीएन रहता है, बेसिकली एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव, वो पीईटीएन फटने के बाद हमारे एक्सप्लोजिव को इनिशिएट करता है। बेसिक चीज समझिए, बेसिक सा चीज समझिए, बाकी आगे आपको समझने में थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव था, एक्सप्लोजिव जो है वो इनिशिएट करने के लिए हमको कोई ना कोई एक इनिशिएटर चाहिए रहता है। इसको एक्सप्लोड करने के लिए हमको कोई ना कोई इनिशिएटर चाहिए रहता है, वो भी सफिशिएंट अमाउंट में। तो वो इनिशिएशन है, या तो आपका फ्लेम से हो सकता है जैसे हम पटाखे को फोड़ते हैं, या तो वो क्या हो सकता है, शॉक से हो सकता है। वो शॉक को हम इलेक्ट्रिक के थ्रू भी दे सकते हैं। तो ये चीजें हैं। चलिए, ये हल्का आपको समझ में आया, तो अभी एक्सप्लोजिव को देखते हैं। एक्सप्लोजिव क्या होता है, या तो आप बोल सकते हैं सॉलिड, या फिर आप बोल सकते हैं लिक्विड, या फिर हो सकता है सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, या सॉलिड या लिक्विड का मिक्सचर होगा। जब हम उसको क्या देते हैं, फ्लेम, हीट या सडन शॉक देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट, हिंदी में ही बता रहा हूं भाई, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर में लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब इस पर फ्लेम, हीट या सडन शॉक अप्लाई होता है। क्लियर है? ये हमने समझ लिया एक्सप्लोजिव क्या है। सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, मैं बोलने का था कि सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, या फिर कोई एक कंपोनेंट क्या है, सॉलिड है, एक कोई क्या है, लिक्विड है। दोनों को मिला करके भी हम एक्सप्लोजिव बनाते हैं। आगे हम समझेंगे साइट मिक्स स्लरी, प्लांट मिक्स स्लरी, फिर अलग अलग एक्सप्लोजिव के टाइप्स वगैरह देखेंगे। वहां पे आपने समझ में आना है कि एक्सप्लोजिव किस तरह से हम क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या समझे आप, दिस आर यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस एंड क्वारीज टू ब्रेक कोल एंड अदर रॉक्स। इसको थोड़ा डिस्कार्ड करिए, मैं आपको और अच्छे से बताता हूं एक्सप्लोजिव का बेसिकली यूज क्या है। एक्सप्लोजिव को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक तो हो गया मिलिट्री पर्पस से,
मिलिट्री पर्पस, जैसे आर्मी वगैरह ने आपने देखा होगा, वो भी मिसाइल्स वगैरह दागते हैं, उसके अंदर में भी एक्सप्लोजिव रहता है। आरडीएक्स वगैरह जो फोड़ते हैं उसमें भी एक्सप्लोजिव रहता है। दूसरा आपका कॉमर्शियल पर्पस से यूज होता है। कॉमर्शियल पर्पस मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव का यूज करके कहीं पे, जैसे आपको बिल्डिंग को गिराना है, ठीक है। दूसरा आपने कोल का प्रोडक्शन करना है या कोई रॉक का प्रोडक्शन करना है, तो ये दोनों अलग अलग पर्पस हुए। एक तो मिलिट्री पर्पस से यूज हो रहा है, लैंड माइंस एक्चुअली, हाँ लैंड माइंस, तो वहां पर भी आपका एक्सप्लोजिव यूज हो रहा है, ठीक है। अभी आप और बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होता है, आप यूज करते हैं, वो भी तो एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं, तो वो अलग कैटेगरी हो गया, उसको हम नहीं जा रहे हैं। एक तो मिलिट्री पर्पस से यूज हुआ, दूसरा आपका कॉमर्शियल पर्पस में आपका बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन में आपका यूज हो रहा है, या कोई मिनरल्स के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि आपको लगा, जब आप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक्सप्लोजिव जो है बेसिकली अंडरग्राउंड माइंस या क्वारीज में कोल को या अदर किसी रॉक को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, ठीक। हम अगर माइंस की बात करें, माइनिंग की बात करें, तो वो वहां पे कोयला को या कोई रॉक है, पत्थर है, उसको तोड़ने के लिए यूज होगा, ठीक है जी बात। अब आगे समझिए, ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ हाई प्रेशर इन रॉक ब्रेक्स, मतलब ये आपको मैंने बताया कि क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस जो प्रोड्यूस होता है, इसी में आप ध्यान में रखिएगा एक्सप्लोजिव में। वैसे आपके काम का नहीं है, लेकिन अगर कहीं पूछ दे तो आपने पता होना चाहिए। वही डीप नहीं जाना है, जाने के लिए कई सारा चीजें जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए। आपने एक तो एक्सप्लोजिव पता हो गया, कैसे इनिशिएशन होता है पता हो गया, किस पर्पस में यूज होता है पता हो गया। एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस जानने के लिए है कि हम किसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं तो भाई उसके बारे में तो पता हो, ठीक है। तो इसलिए है। अब जब मैं बात करता हूं इसमें एनर्जी की, तो उसमें 3 टाइप का एनर्जी होता है। क्या क्या एनर्जी होता है एक्सप्लोजिव को जब हम एक्सप्लोड करते हैं, तो उस एक्सप्लोजिव में 3 टाइप का एनर्जी होता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ये आपके काम का है। एक तो हो गया आपका शॉक एनर्जी, शॉक एनर्जी। दूसरा है आपका गैस एनर्जी, या इसी को हीव एनर्जी भी बोलते हैं। और तीसरा है वेस्ट एनर्जी। ये बेसिकली 3 एनर्जीज है जो किसी भी एक्सप्लोजिव्स में होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो उस एक्सप्लोजिव जो है वो बेसिकली 3 एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सॉफ्ट गैस एनर्जी और वेस्ट एनर्जी। बेसिकली हमारे काम का कौन सा है जो रॉक को तोड़ने में और थ्रो करने में काम आता है, वो है शॉक एनर्जी और गैस एनर्जी। अगर किसी ने ओपन कास्ट में वर्क किया होगा, ओपन थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन हम अभी थोड़ा सा एक्सप्लोजिव के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बेसिक बेसिक सब चीज देख रहे हैं, कोई नहीं, फिर आगे आपके एग्जाम के रिलेवेंट कंटेंट चलेगा। जस्ट कहीं पे आप जाते हैं ना किसी घर में, तो उस घर वाले को पहले जानते हैं, तो वैसे एक्सप्लोजिव के बारे में जानना है कि चल क्या रहा है, एक्सप्लोजिव के इंटरनल जो भी फीचर्स है वो सारे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आपने देखा होगा कोई ओपन कास्ट में अगर काम करा होगा, तो उन्होंने देखा होगा जो साइट मिक्स स्लरी होता है, साइट में जो बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट जो होता है उसको जब मिक्स करते हैं, तो एक चीज है जो वेरिएबल होता है जिसको हम चेंज कर पाते हैं, वो है गैस एनर्जी। बेसिकली जो डेंसिटी चेंज करना बोलते हैं एक्सप्लोजिव का, तो ये गैस एनर्जी को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा हमारा रॉक टाइप है उसके हिसाब से हम गैस एनर्जी को चेंज करते हैं, जैसा भी हमको जरूरत पड़े। मीन्स ओपन कास्ट, सर क्वारीज मीन ओपन कास्ट बोल सकते हो, क्वारीज मतलब छोटा कोई है माइंस तो उसको आप क्वारीज बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो 3 एनर्जीज है, शॉक एनर्जी, गैस एनर्जी, वेस्ट एनर्जी। जो वेरिएबल है बेसिकली गैस एनर्जी को हम क्या करते हैं, रॉक के डेंसिटी को चेंज करना बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं गैस एनर्जी को वो चेंज करवाता है, जैसा भी हमारा रॉक टाइप है उसके हिसाब से। ये काम बेसिकली आपके ओपन कास्ट या टनल में जब वर्क होता है, टनल का जो क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू चेंज है, जैसा हाई क्यू वैल्यू है तो उसके हिसाब से हमको गैस एनर्जी ज्यादा रखना पड़ेगा, 12%, 8% तक। अगर कोई काम करा होगा उसको समझ में आ रहा होगा टेक्निकल चीजें, अदरवाइज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस ये 3 एनर्जीज है जो किसी भी एक्सप्लोजिव के अंदर में रहता है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये बातें हुई एक्सप्लोजिव के बारे में हल्की फुल्की, ठीक है। क्या काम आता है, रॉक को ब्रेक करने के काम आता है, कोयले को तोड़ने के काम आता है। अब हम समझते हैं जो आपको मैंने बताया कि फ्लेम या हीट से भी ये इनिशिएट होता है, ये आपके काम का नहीं है। इनिशिएशन कौन से काम का है, वो डेटोनेशन से। आपका जहां कहीं भी खदान में काम होगा वहां पे डेटोनेशन से ही इनिशिएशन होगा। तो जब हम डेटोनेशन को से ही आपका काम होने वाला, तो आपके एग्जाम के लिए जो है क्या काम, अब आपके एग्जाम का लेवल क्या है वो पूछेगा, डेटोनेशन इज रिलेटेड टू, डेटोनेशन इज रिलेटेड टू पूछेगा, डेटोनेशन किससे संबंधित है, आपने समझने में आना चाहिए, ब्लास्टिंग से संबंधित पूछता है, ठीक है।
चलिए डेटोनेशन देख लेते हैं। डेटोनेशन क्या होता है? बेसिकली डेटोनेशन जो होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में वायलेंट शॉक देने का जो प्रोसेस है, सफिशिएंट अमाउंट में वायलेंट शॉक देने का जो प्रोसेस है वो क्या है? डेटोनेशन है। अब ये देने के बाद में क्या होता है, जो एक्सप्लोजिव के एटम्स जो रहते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज मतलब सिंपल से बोलना चाह रहा है कि वो फट गया। फट गया तो क्या हुआ कि उसको गैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। गैस एनर्जी, गैस हाई वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट हो गया, इधर था लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट हो गया एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बस वही बात बोल रहा है। तो बेसिकली उसके एटम्स जो है रीअरेंज हो गए। और ये जो प्रोसेस है डेटोनेशन क्या है? प्रोसेस है सफिशिएंट अमाउंट में वॉयलेंट शॉक देने का। ठीक है जी बात। चलिए आगे और देखेंगे कि इसमें जो डेटोनेशन के प्रोसेस क्या क्या है, कैसे मतलब कौन कौन से टाइप है, वो सारा भी देखेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से काम का है कि जो हम एक्सप्लोजिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की जो बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो कॉमर्शियल एक्सप्लोजिव है, कॉमर्शियल दो आपको बताया, एक तो मिलिट्री पर्पस के लिए जो मिलिट्री एक्सप्लोजिव है, और एक कॉमर्शियल एक्सप्लोजिव जो हम बेसिकली कॉमर्शियल, जैसे हम कोयले को तोड़ने के लिए, बिल्डिंग को गिराने के लिए या रॉक को तोड़ने के लिए जो यूज कर रहे हैं। तो उस कॉमर्शियल एक्सप्लोजिव के अंदर में क्या क्या सब्सटेंस होता है ये आपने ध्यान में रखना है। क्या रहेगा? एक तो कंबस्टिबल मटेरियल रहेगा, ये चीज आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पूछा जा सकता है। एक तो कंबस्टिबल मेटल लाइक वुड मिल, फाइबर, सल्फर, चारकोल, ये क्या हुए? कंबस्टिबल मैटर है जो एक्सप्लोजिव के अंदर में रहते हैं। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या रहेगा? सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पीछे में नाइट्रेट देखेंगे तो समझ जाइएगा ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये नाम आपने पता होना चाहिए, फिर बार बार बोल रहा हूं, पूछा जा सकता है। स्टेबलाइजर यूज्ड इन एक्सप्लोजिव, चार ऑप्शन दे देगा, तो आपने पता होना चाहिए कि स्टेबलाइजर पूछ रहा है सर एक्सप्लोजिव के अंदर में, तो वो जो होगा स्टेबलाइजर जो होगा वो या तो मैग्नीशियम होगा या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ये क्या करता है? उसको जमने से रोकता है। एंटीसेटिंग एजेंट क्या करता है? जमने से रोकता है। दूसरा स्टेबलाइजर उसको क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। जैसे आपको क्या करना है कि मान लो एक गर्म जगह में यूज करना है, ठंडी जगह में यूज करना है, तो सेम एक्सप्लोजिव को आप गर्म जगह में ले जाए तब भी उसका बिहेवियर सेव रहे, वो स्टैब्लिश रहे, और जब उसको गर्म जगह में आप तोड़े तब भी उसका जो भी कंपोनेंट है वो सही सलामत रहे, उसके लिए आप स्टेबलाइजर यूज करते हैं। और एज स्टेबलाइजर मैग्नीशियम, ये सब एक्चुअली देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी डिटेल में देखेंगे कैसे वर्क करता है, क्या इसका यूज है, ठीक है। आपने लेकिन काम का जो है वो क्या है, इसका जो भी नाम है वो आपने ध्यान में रखना है। एज ए क्या कंबस्टिबल मैटर क्या क्या यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या क्या यूज करते हैं, स्टेबलाइजर, एंटीसेटिंग एजेंट और सेंसिटाइजर्स, ये सारी चीजें आपने पता होना चाहिए, नाम आपने पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोजिव। एक एक्सप्लोजिव के अंदर में क्या क्या चीजें हैं जो हम देखते हैं एक्सप्लोजिव्स के अंदर में। एक तो हम क्या देखते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के भी अलग अलग टाइप है, वेट स्ट्रेंथ, रिलेटिव, बल्क स्ट्रेंथ, ऐसे करके स्ट्रेंथ के भी टाइप है। एक तो हो गया आपका स्ट्रेंथ जो हम देखते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं? वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन इज रिलेटेड टू, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन किससे संबंधित है, ये आपके एग्जाम में पूछता है, तो आपने पता होना चाहिए ब्लास्टिंग से संबंधित है, ठीक है। फिर देखेंगे इसको हर एक को, और क्या क्या देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोजिव में। डेंसिटी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब हमको रॉक का अलग अलग टाइप है तो अलग अलग टाइप के लिए हम क्या चेंज करते हैं? डेंसिटी को ही चेंज करते हैं कि जो एक्सप्लोजिव है किस टाइप के लिए किस डेंसिटी का एक्सप्लोजिव यूज करेंगे, तो डेंसिटी आपने पता होना चाहिए हर एक एक्सप्लोजिव का, ठीक है। फिर ये हम देखेंगे, अभी बता रहा हूं जस्ट कौन कौन सा उसको देख लेते हैं। वाटर रेजिस्टेंस, कौन सा एक्सप्लोजिव वाटर रेजिस्टेंस, जैसे एएनएफओ जो होता है वो वाटर रेजिस्टिव नहीं होता है। वैसे स्लरी एक्सप्लोजिव है या हैवी एएनएफओ जो है वो वाटर रेजिस्टिव होता है, मतलब वाटरी माइंस में भी यूज कर सकते हैं। तो और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो आपने ध्यान में रखना है, उसका वाटर रेजिस्टिव है कि नहीं, ये भी चीज है जो हम ध्यान में रखते हैं एक्सप्लोजिव के संबंध में। सेंसिटिविटी, ठीक है। फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स,
तो ये सारी बातें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं किसी भी एक्सप्लोजिव में। एक एक करके देखते चलते हैं। जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ ना, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली हम जब एक्सप्लोजिव सेलेक्ट करते हैं तो किन किन चीजों को ध्यान में रख के हम एक्सप्लोजिव सेलेक्ट करते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। सर इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा यार। रोशन नए आए हो क्या जी? हाँ, स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं किसी भी चीज के स्ट्रेंथ की, तो जो हमको काम करवाना है, जो हमको यूजफुल वर्क करवाना है, उसके हिसाब से हम एक्सप्लोजिव का सिलेक्शन करते हैं, जो उसमें इतना तो एबिलिटी रहे जो सफिशिएंट रहे इस काम को करने के लिए। तो स्ट्रेंथ की जब बात हो रही है तो ताकत की बात है। सिंपल से जब आप कुछ भी काम करते हैं तो कोई काम अगर आपको देना, लेट सपोज 80 किलो का कुछ वजन उठाना है, आप पतले से किसी इंसान को दे दिए जिसका खुदा का वजन 35-40 किलो है, तो या तो वो कमर तोड़ लेगा या तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो वैसी ही बात है। अब लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो आप कैसे जानेंगे किसी एक्सप्लोजिव का कितना है, तो उसको जानने के लिए कंपैरिजन हम करते हैं। किससे करते हैं? ब्लास्टिंग जेलेटिन से। ठीक है, किससे करते हैं? ब्लास्टिंग जेलेटिन से। ये पुराना है, डीजे देशमुख का है। अभी जो करते हैं वो कंपैरिजन करते हैं ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूलाइड। आपके ऑप्शन में अगर देखने मिल जाए ब्लास्टिंग जेलेटिन तब भी आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको दोनों ऑप्शन में देखने मिल जाए, ब्लास्टिंग जेलेटिन भी मिल जाए, ANFO भी मिल जाए, तो आप ANFO पे क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो मैंने आपको पहले तो स्ट्रेंथ बताया। स्ट्रेंथ क्या चीज है? हम किसी भी चीज का ताकत जानेंगे, किसी काम को करवाने से पहले उसका ताकत कितना है हम जानेंगे। ठीक है, तो वो जो ताकत है वो हम किसी के रिस्पेक्ट में जानते हैं कि हाँ ANFO का स्टैंडर्ड जो ताकत है उसके कंपैरिजन में वो उसका कितना है। तो रेफरेंस हम लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो ANFO एक हो गया, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। फुल फॉर्म भी पता है, अभी देखेंगे ये टाइप अलग से हम देखेंगे, ये तो नहीं देखेंगे, ये निकल चुका है, ये अभी चलन में नहीं है। ठीक है, चलन में ये है ANFO है, स्लरी एक्सप्लोजन है, इमल्सन है, फिर हैवी ANFO है। तो वो सारा हम देखेंगे आगे। अभी के लिए इतना बस जान के रखिए कि किसी भी एक्सप्लोजिव का रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हमको जानना रहेगा तो ANFO को हम एज ए रेफरेंस लेते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। सबसे ज्यादा जो रेफरेंस किसी भी एक्सप्लोजिव के लिए बात होती है, जब हम बोलते हैं लो एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव, उस हाई एक्सप्लोजिव में भी अलग अलग एक्सप्लोजिव का जब कैटेगराइजेशन होता है तो वो किससे होता है? वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन से होता है, VOD से होता है। VOD में आपको लिख के दे देता है हर एक एक्सप्लोजिव का कि कितना उसका VOD है। जब भी आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तब भी आपको उसका VOD लिख के बताता है कि इस एक्सप्लोजिव का VOD जो होगा इतना इतना होगा। इसका यूनिट क्या होता है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि VOD जो होता है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन जो होता है, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ये छोटी छोटी बातें ही आपके काम का है। ठीक है, जैसे VOD रिलेटेड है किससे? ब्लास्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सप्लोजिव के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बोल सकते हैं। एक्सप्लोजिव से रिलेटेड है, बोल सकते हैं। ठीक है, और वो जो VOD है उसका क्या यूनिट क्या है? तो मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब देखते हैं VOD एक्चुअल में क्या होता है। VOD इज अ रेट एट विच डेटोनेशन वेव पासेस थ्रू द कॉलम ऑफ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव कॉलम से जिस रेट से हमारा डेटोनेशन वेव पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं? VOD, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी सिग्निफिकेंट। द शॉक एनर्जी ऑफ डेटोनेशन इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ VOD। बेसिकली जब हम शॉक एनर्जी की बात करते हैं, शॉक एनर्जी आपको मैंने बताया, वो इसीलिए मैंने बताया था कि ये टर्म आएगा तो आपने पता होना चाहिए फिर से कि एक्सप्लोजिव के अंदर में 3 एनर्जी है। एक शॉक एनर्जी है, दूसरा गैस एनर्जी है और तीसरा आपका वेस्ट एनर्जी है। तो जो शॉक एनर्जी है उसका डेटोनेशन जो है वो इंक्रीज होगा जैसे ही आपका VOD बढ़ता है। जितना ज्यादा VOD होगा उतना ज्यादा शॉक एनर्जी होगा, जितना ज्यादा VOD होगा उतना ज्यादा शॉक होगा। किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो शॉक लगता है, तो जितना ज्यादा VOD है, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, उतना ज्यादा उसको थप्पड़ लगेगा। वैसे आप कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो शॉक एनर्जी उतना उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। शॉक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके VOD के। VOD जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका शॉक एनर्जी होगा। ठीक है जी बात। जनरली मोस्ट ऑफ द हाई एक्सप्लोजिव परमिट्स एक्सप्लोजिव एंड स्लरी एक्सप्लोजिव यूज्ड इन माइंस हैव VOD रेंजिंग बिटवीन 2500 से लेके 5000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो हम खदान के अंदर में जो भी एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, खदान के अंदर में जो भी एक्सप्लोजिव यूज करते हैं उसका जो VOD होता है वो कितने से कितना होता है? 2500 से लेके 5000 तक होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। जो जो चीजें आपके काम की है उसको मैंने बोल्ड करके रखा है। बोल्ड करके रखा है मतलब रेड कलर में आपको दिख रहा है।
ठीक है जी बात। एक तो आपने क्या समझ में आ गया कि शॉक एनर्जी जो है वो जितना ज्यादा आपका वीओडी रहेगा उतना ज्यादा आपका शॉक एनर्जी रहेगा। दूसरा चीज, खदान के अंदर में जो हम एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, मैंने आपको शुरू में इसीलिए क्लियर किया था, एक्सप्लोजिव अलग चीज है, उसका जो डेटोनेशन जो करता है, इनिशिएट जो करता है, वो डेटोनेटर अलग चीज है। एक्सप्लोजिव अलग चीज है, डेटोनेटर अलग चीज है। वैसे वो जो डेटोनेटर होता है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट एक्सप्लोजिव ही होता है, लेकिन उसका वीओडी ज्यादा होगा। पीईटीएन बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है, पॉली एथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट करके होता है, बताएंगे आगे आप वैसे, ठीक है। जस्ट मैंने इसीलिए क्लियर करने के लिए बताया, एक तो आपका एक्सप्लोजिव हुआ, और उसको इनिशिएट करने के लिए हमने क्या करा, जिन्होंने खदान में देखा होगा जब अंडरग्राउंड में बात करते हैं तो वहां पर आप इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को डालते हैं, ठीक है, वो आपका क्या हुआ, एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड करने के लिए इनिशिएटर हुआ, ठीक है। तो वैसे ही है, हाँ, ठीक है जी बात। तो क्या समझे हम, एक्सप्लोजिव जो होता है वो 2500 से लेके 5000 तक होता है। अगर आपको 4 ऑप्शन में देखने मिल जाए, जो कि डेफिनेटली देखने मिल सकता है आपके एग्जाम में, कि खदान के अंदर में जो हम एक्सप्लोजिव यूज करते हैं उसका जो वीओडी है वो कितने से कितने के बीच वेरी करता है, तो 2500 से 5000 के बीच वेरी करता है। किसका 2500 होता है, किसका 5000 होता है, आगे जब मैं एएनएफ बताऊंगा, आपको इमल्सन बताऊंगा, एक्सप्लोजिव बताऊंगा, सारी चीजें हम देखेंगे। बूस्टर यूज हाई एक्सप्लोजिव एंड इट्स वीओडी इज हाई। ओसीजी ओपन कास्ट जेलेटिन का जो होता है वो होता है 6000, और प्राइमर जो होता है उसका होता है 7000। ओसीजी जो होता है उसका कितना होता है 6000, प्राइमर का जो होता है वो 7000 मीटर पर सेकंड होता है। प्राइमर मतलब नाम से समझ में आ रहा है, शब्दों को आप डिकोड करेंगे ना ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। प्राइमर मतलब जो प्रारंभ कर रहा है, जो आपकी ब्लास्टिंग को प्रारंभ कर रहा है, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं होता, मैं समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो प्राइमर बेसिकली आपके जो भी एक्सप्लोजिव कॉलम है उसको एक्सप्लोड कौन करेगा, वो प्राइमर करेगा, प्राइमर सबसे पहले फूटेगा। तो वो जो प्राइमर है उसका कितना होता है 7000। ओसीजी ओपन कास्ट जेलेटिन का कितना होता है, वो होता है 6000। तो बेसिकली ये सारे बूस्टर ही हैं। जब ओसीजी की बात करते हैं वो भी आपका बूस्टर हुआ, और प्राइमर की बात करते हैं वो भी आपका बूस्टर ही हुआ। इसका जो वीओडी होता है वो हाई होता है, उसका जो वीओडी होता है वो हाई होता है, और यही जो है बेसिकली आपको इनिशिएट करता है आपके एक्सप्लोजिव्स को। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है जी बात। समझते हुए चलेंगे, ब्लास्टिंग में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एज ए माइनिंग इंजीनियर आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि आपने एक्सप्लोजिव का हर कुछ पता है। जब आप खदान में जाते हैं तो आपने सामने वाले का रहता है कि ये 3 साल डिप्लोमा करके आया है, 4 साल डिग्री करके आया है, तो वो ब्लास्टिंग के बारे में तो सब कुछ जान रहा है, एक्सप्लोजिव के बारे में तो सब कुछ जान रहा है, उसके डेटोनेशन के बारे में सब कुछ जान रहा है। ये और बात है कि हम कुछ नहीं जानते रहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप क्लास पूरा कर लेंगे तो आपके ब्लास्टिंग के हर टर्म्स क्लियर होंगे, क्या है कैसे, सामने वाला जब भी पूछेगा तो आपको हर चीज पहले से सुना हुआ रहेगा, जाना हुआ रहेगा, ये मेरी गारंटी है। क्लास खत्म होते होते आपने सब चीज में एक्सपर्ट हो जाना है, ठीक है। जैसे नोनेल आ रहा है, ओसीजी आ रहा है, तो किसी ने पहले सुना ही नहीं होगा। ओसीजी में मतलब ओपन कास्ट जेलेटिन, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब चीज आएगा। कास्ट बूस्टर जो आप बोल रहे हैं वो भी आएगा आगे, जब हम डेटोनेशन की बात करेंगे सब चीज धीरे धीरे करके आते चले जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेटोनेशन, जितना जल्दी आपका कांटेक्ट होगा किसके किसके बीच, ऑक्सीडाइजर और फ्यूल के बीच, उतना ज्यादा वीओडी होगा। समझिएगा, जब हम एक्सप्लोजिव की बात करते हैं ना तो उसमें दो मेन कंपोनेंट है। जब हम किसी भी एक्सप्लोजिव की बात करते हैं तो उसमें दो मेन कंपोनेंट है, एक तो आपका ऑक्सीडाइजर होगा, दूसरा आपका होगा फ्यूल। एक तो आपका ऑक्सीडाइजर होगा, दूसरा होगा फ्यूल। तो वो जो आपका ऑक्सीडाइजर और फ्यूल है, उन दोनों के बीच में जितना जल्दी कांटेक्ट होगा या जितना जल्दी उसका रिएक्शन होगा, उतना हायर आप पीओडी बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा समझने लायक लाइन नहीं है, जिसमें बता रहा हूं कि एक्सप्लोजिव के अंदर में एक तो ऑक्सीडाइजर हुआ, दूसरा फ्यूल हुआ, वो जितना ज्यादा रिएक्शन करे, हम तो समझते हैं ना सर, हम तो समझते हैं कि हम जब दो कोई चीज को जला रहे हैं, जैसे लकड़ी को जला रहे हैं, तो कोई गीला लकड़ी बड़ा लेट से जलेगा, कोई एकदम सूखा लकड़ी बहुत अच्छे से सूखा हुआ तुरंत जलेगा। तो वही बात है, तो वहां पे क्या हो रहा है आपका, वो भी आपका दहन का ही प्रोसेस हुआ, बस जब हम एक्सप्लोजिव की बात करते हैं वो रैपिड कंबसन हुआ, ठीक है जी बात। ये आपका क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन की बात हुई, तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन से आप अलग अलग एक्सप्लोजिव को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी से जिससे हम एक्सप्लोजिव का सिलेक्शन करते हैं। एक्सप्लोजिव का जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन जो होगा वो कितना होगा, 2500 से लेकर 5000 के बीच होगा। जबकि जो बूस्टर है, बूस्टर मतलब जो बेसिकली आपको एक्सप्लोजिव को इनिशिएट करने का काम कर रहा है, उसका जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होगा वो 6000 या 7000 जो भी है होगा, ठीक है।
ठीक है जी बात। और क्या मैंने आपको बताया, उसका यूनिट बताया कि वीओडी जो है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ये जो अभी हाईलाइट कर रहा हूं ना, वही आपके एग्जाम के लिए काम का है, इतना ही चीज पूछा जा सकता है। उसका हमने क्या बताया, उसका यूनिट बताया मीटर पर सेकंड होता है। वीओडी अपने आप में जानना चाहिए आपको कि वीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है वीओडी का फुल फॉर्म। तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन किससे रिलेटेड है पूछा गया है, तो आपने पता होना चाहिए, या तो ब्लास्टिंग से बोल सकता है, या एक्सप्लोजिव का प्रॉपर्टी है बोल सकता है, या एक्सप्लोजिव क्या बोलता है, एक्सप्लोजिव से रिलेटेड है बोल सकता है। ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखना है। डेंसिटी, डेंसिटी इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी यूज एक्सप्लोजिव फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ये जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एक्सप्लोजिव को यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। पर्पस के लिए मतलब जैसे कि मैंने बताया कि जब हम कोल में यूज करेंगे तो लो डेंसिटी एक्सप्लोजिव यूज करेंगे। जब हम वही रॉक में यूज करेंगे, रॉक के भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 रॉक का भी टाइप है। या अगर क्यू वैल्यू के बेस में रॉक को क्लासिफाई कर रहा है तो क्यू वैल्यू मतलब वही एक्चुअली क्यू वैल्यू के बेस में ही उसको अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके। ठीक है, तो जिस भी क्लास का रॉक है, रॉक मतलब यार सिंपल सी बात है, एक रॉक है जो हाथ से टूट जा रहा है, उसके लिए एक्सप्लोजिव की क्या जरूरत है, ऐसे टूट जाएगा। कोई एक रॉक है जो बहुत मजबूत है, तो उसके लिए हाई स्ट्रेंथ एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी। हाई स्ट्रेंथ का बेसिक मतलब है कि उसमें हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी। तो वही बात हो रही है, दो टाइप के एक्सप्लोजिव हुए, एक तो हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव हुआ, दूसरा लो डेंसिटी एक्सप्लोजिव हुआ। तो हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव जैसा भी हमारा पर्पस है, जो भी हमारा पर्पस है उसके हिसाब से हम यूज करेंगे कि किस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम एक्सप्लोजिव का सिलेक्शन करेंगे। तो जब हम बात करते हैं हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव की, तो हियर द एनर्जी ऑफ शॉर्ट इज कंसंट्रेटेड। दिस फीचर इज यूज्ड इन टनलिंग एंड माइनिंग ऑपरेशन इन हार्ड ग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई डेंसिटी है मतलब कहीं हार्ड ग्राउंड के लिए आप यूज करेंगे। जब मैं टनलिंग की बात कर रहा हूं, टनलिंग मतलब समझ रहे हो आप, टनल जो बनाते हैं, ऑब्वियस बात है रॉक में वहां पे एक्सप्लोजिव हो रही है। तो रॉक में जब आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो आपको हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव की रिक्वायरमेंट रहेगी। या आप माइनिंग ऑपरेशन जहां पे हार्ड ग्राउंड है, जैसे आप ओवरबर्डन को ब्लास्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी। लो डेंसिटी एक्सप्लोजिव, हियर द एनर्जी इज distributed along short hole. When the output of lump coal from mine is important, we generally use this type of coal. ठीक है, आपका रेगुलर क्लास रहेगा अब। ये तो नहीं बोल सकता प्रताप, किस बुक का डेटा है, किस बुक का डेटा लेकर चलेंगे। ये एक्चुअली आपके ईएमटी का है, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी का है। मैं मल्टीपल बुक का डेटा दूंगा, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं या हमारा नोट्स फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके काम का ना तो ईएमटी के सारे डेटा है, ना तो किसी और बुक के डेटा है। आपके काम का लेजिस्लेशन वाला पोर्शन है, और जो मैं छोटी छोटी चीजें हाईलाइट कर रहा हूं वो काम का है। ठीक है, जैसे हाई एक्सप्लोजिव कहाँ पे यूज होता है, हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव, तो आपने पता होना चाहिए कहाँ पे यूज होगा, टनलिंग पे यूज होगा, या माइनिंग ऑपरेशन इन हार्ड ग्राउंड, हार्ड ग्राउंड पे होगा। तो वहां पे मैंने आपको बताया कि डेंसिटी ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लोजिव का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये छोटा छोटा, ये हल्का सा इतना ही ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। और ये आप जो सुन रहे हैं ना उतना काफी है, इसके बाद में रिवाइज नहीं भी करेंगे तो मुझे लगता है एग्जाम में आपको क्लिक कर जाएगा अगर आता है। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है टनलिंग में कैसा एक्सप्लोजिव यूज होगा, पूछ सकता है। ये छोटा छोटा चीज है। ठीक है, लो डेंसिटी, जैसे आपको कोल लंप चाहिए, क्या चाहिए, कोल लंप। लंप मतलब समझ रहे, बड़ा बड़ा आपको कोयला चाहिए, तो वहां पे आप बेसिकली लो डेंसिटी यूज कर सकते हैं। तो कोल माइंस में यूज हो रहा है। जब हम रॉक माइंस की बात करेंगे, रॉक की बात करेंगे, तो वहां पर आपका तो हाई डेंसिटी ही यूज होगा। लेकिन हम जब कोल माइंस की बात करें, कोल भी जहां पे हमको क्या की जरूरत है, लंप्स की जरूरत है, बड़े बड़े कोयले की जरूरत है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, लो डेंसिटी एक्सप्लोजिव को यूज कर सकते हैं। हाँ, टनलिंग में कोरोमन कट यूज होता है। तो ये अभी आप टॉपिक से भटकिए मत मिनेश, सब चीज होगा, डोंट वरी। टनलिंग के बारे में बताइए, टनल तो आप समझ गए ना यार, बाकी तो अब जब मैं बताऊंगा, जब कट मैं बताऊंगा जो 6-7 कट है, तो उस टाइम पे और वापस से आएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो धीरे धीरे सब कवर होंगे, क्लास के बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है जी बात, चलिए आगे देखते हैं। वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, तो वाटर रेजिस्टेंस में भी आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, आपने बस इतना जानना है कि
जो एक्सप्लोजिव है उसमें कौन सा एक्सप्लोजिव है जो वाटर रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टिव है, और कौन सा एक्सप्लोजिव है जो वाटर रेजिस्टिव नहीं। बस इतना आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में पूछ सकता है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक्सप्लोजिव है जो वाटर रेजिस्टिव नहीं, ये पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं तो चीजें अच्छे से पता रही तो वहां पे डायरेक्ट क्लिक करेगा। एक्सप्लोजिव वेरीज इन टर्म्स ऑफ देयर रेजिस्टेंस टू वाटर एंड मॉइस्चर पेनिट्रेशन। Some explosive can withstand and enable to work to be done in watery place, while some explosive get deteriorate rapidly under wet condition. Under wet condition, when blasting is performed, a gelatinous or slurry explosive should be used. Nitroglycerin has water resistant property. Higher the nitroglycerin, higher is water resistive property. कोई ज्यादा चीज इसमें बताया नहीं है जानने लायक। इतना जान में रखिए कि जब हम बात करते हैं तो कुछ एक्सप्लोजिव जो होता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम उसको क्या कर सकते हैं, वाटरी कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, और कुछ एक्सप्लोजिव ऐसे होते हैं जिसको आप वाटरी कंडीशन में यूज करेंगे तो वो डिफ्यूज हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। जैसे आप फटाका है, फटाकों को आप पानी के अंदर में फोड़ेंगे, फुटेगा क्या? नहीं फुटेगा। वैसे जो आपका अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जो एनएफओ आपको बताया, वो भी वाटर कंडीशन में नहीं फूटता है, वो भी आपके पानी के अंदर में नहीं फूटता है। लेकिन जो स्लरी एक्सप्लोजिव है, जो स्लरी एक्सप्लोजिव है, उसको आप किस में यूज कर सकते हैं, वाटरी माइंस में या वाटरी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो आपने ये पता होना चाहिए। एक्चुअली इमल्सन का भी नाम नहीं लिखा, इमल्सन भी होता है, जेलेटेनियस जो बोल रहा है, ठीक है, ये जेलेटेनियस इमल्सन है। तो इमल्सन एक्सप्लोजिव, स्लरी एक्सप्लोजिव, ये आप वाटरी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। एक और एक्सप्लोजिव का टाइप है जो कि आपका इमल्सन एक्सप्लोजिव और एएनएफओ दोनों का मिक्सचर होता है, HNFO, हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल। आगे मैं बताऊंगा वैसे टाइप में, लेकिन ऐसे आप चल रहा है वाटर रेजिस्टेंस का तो एक साथ देख सकते हैं। तो स्लरी एक्सप्लोजिव है जिसको आप वेट कंडीशन में यूज कर सकते हैं। ANFO ये ऐसा है जो वाटर रेजिस्टिव नहीं होता है, इसको आप वाटर कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होता है, किसमें, नाइट्रोग्लिसरीन में। तो मतलब नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड जो भी एक्सप्लोजिव होगा, नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड जो भी एक्सप्लोजिव होगा, उसको आप वाटरी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा वाटर नाइट्रोग्लिसरीन होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन होगा, उतना ज्यादा वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगा। जितना ज्यादा नाइट्रोग्लिसरीन होगा उतना ज्यादा क्या, वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, ठीक है जी, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या बोल रहे हैं, एनजी बेस्ड एक्सप्लोजिव अब यूज नहीं होता है सर। अच्छा, लास्ट जो था परमानेंट था, उसके बाद में ये है। ठीक है, अपन क्या समझ रहे हैं अभी, क्या बोलते हैं राजेंद्र, वाटर रेजिस्टिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो उसमें मैंने एक तो बताया आपको स्लरी एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड ही है, और नाइट्रोग्लिसरीन सही बोल रहे हैं कि जो पहले होता था जेलेटिन जो यूज होता था। आप देखेंगे जब पुराने लोगों से आप मिलेंगे ना, तो उन लोग एक्सप्लोजिव को एक्चुअली जेलेटिन बोलते हैं। तो पहले जेलेटिन यूज होता था, सही बोल रहे हैं, नाइट्रोग्लिसरीन अभी यूज नहीं हो रहा है, पहले होता था। तो पुराना बुक है यार, लिखा हुआ है और पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, स्लरी और नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड मतलब जो पहले जेलेटिन जो यूज होते थे ना, जेलेटिनियस एक्सप्लोजिव बोल सकते हो, या जेलेटिन जो यूज होते थे, वो आपका वाटर रेजिस्टिव होता था। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है। अभी हो रहा है आपका बेसिकली जो यूज होता है स्लरी, स्लरी में भी आपका साइट मिक्स स्लरी, प्लांट मिक्स स्लरी जब ओपन कास्ट में बात करते हैं, और जब अंडरग्राउंड में बात करते हैं तो इमल्सन ये यूज हो रहा है, वो आपका क्या है, अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव है। ठीक है, मस्त बता रहे सर आप। चलो आगे बढ़ते, वही मैं बता, थोड़ा पेशेंस रखो, चीजें सब धीरे धीरे करके पत्ते खुलेंगे। एक बार में सब खाने लग जाएंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। तो बड़ा हाथी है, थोड़ा 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 करके खाओ। ब्लास्टिंग बहुत वास्ट चैप्टर है, बता रहा हूँ, मजा आने वाला है आपको। एट द एंड ऑफ, जब ब्लास्टिंग पूरा खत्म हो जाएगा तो आप ब्लास्टिंग में इतने तेज हो जा रहेंगे, कोई भी सामने से पूछे कहीं भी आप चूकने वाले नहीं। भले आप एक भी बार रिवाइज करें चाहे ना करें, बस सुन लिए रहेंगे तब भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जी बात, बाकी नोट्स तो आप बनाते चलिए रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए जो काम का वो भी मैं अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बाकी सारा चीज बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के लिए जो चीजें हैं वो अलग से बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा के सारा आपके काम का नहीं, डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है, बहुत ज्यादा डीप आपके लिए घुसने वाला नहीं। ठीक है, तो सेंसिटिविटी, ठीक है। अभी सेंसिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है यार
कि हमको क्या करता है कि एक्सप्लोजिव को एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाना है, तो हमको क्या होना चाहिए, उसका सेंसिटिविटी का पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा तब भी हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। और इनसेंसिटिव रहेगा तब भी काम का नहीं है यार। इनसेंसिटिव है तो उसको साला जो इनिशिएशन में ही बहुत ज्यादा आपका कॉस्ट लग जाना है, इनिशिएशन में ही आपका दिमाग खराब हो जाना है। तो दोनों चीजें हैं। एक्सप्लोजिव में हम क्या चीज देखते हैं, उसका सेंसिटिविटी। सेंसिटिव मतलब समझ पा रहे हो क्या, क्या बोल सकते हो? सेंसिटिव का हिंदी में क्या बोल सकते हैं? समझ जा रहे हो यार, इतना सेंसिटिव तो आप बोलते हैं ना, बहुत ये लड़का बहुत सेंसिटिव है, थोड़े से में ही सीरियस हो जाता है, वही बात है, ठीक है। तो हिंदी में ऐसे समझने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा, फीलिंग समझ में आ रहा होगा। तो सेंसिटिविटी किसी भी एक्सप्लोजिव का आपने पता होना चाहिए कि वो जो एक्सप्लोजिव है, कि जब आप हैंडल करें, कि नॉर्मल हैंडलिंग में ही, ऐसा नहीं कि शॉक आपने दिया, थोड़ा सा आपने ठोकर दिया और ब्लास्ट हो गया, फ्रिक्शन रगड़ाया तो ब्लास्ट हो गया, तो ऐसा ना हो। सहनशीलता, एग्जैक्टली, सहनशीलता, कितना सहनशील है और किस चीज के लिए सहनशील है, कितना सहनशील है, नाजुक सर, ठीक है। तो कितना सहनशील और किस चीज के लिए सहनशील है। कोई है जो मारने पीटने पे सीरियस होता है, कोई है जो गाली देने पर ही सीरियस हो जाता है, कोई है जिसको कितना भी गाली दे लो फर्क नहीं पड़ता, हाँ मारोगे तो सीरियस हो जाएगा, कोई है जिसको कितना भी मार पीट लो सह लेगा, लेकिन बे भी बोल दिया तो डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसा ही है कि उसका सेंसिटिविटी किस चीज के लिए है, शॉक के लिए है कि उसको धक्का दे रहे हैं तो सेंसिटिव है, दूसरा फ्रिक्शन के लिए है, ठीक है। तो वो आपने पता होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल हैंडलिंग, शॉक एंड फ्रिक्शन एंड एक्सप्लोजिव मस्ट बी रिमेन इनसेंसिटिव। एक्सप्लोजिव को क्या होना चाहिए, इनसेंसिटिव होना चाहिए। एग्जाम के लिए काम करिए, आपके ध्यान में होना चाहिए कि जब आप उसको नॉर्मल हैंडल करें या कोई धक्का लगे या रगड़ाए तो वो क्या हो, इनसेंसिटिव हो। ये एक्सप्लोजिव का प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। एन एग्जाम्पल मस्ट बी सेंसिटिव फॉर गेटिंग सेटिस्फैक्टरली डेटोनेटेड, ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ प्रोपोगेटिंग सेटिस्फैक्टरली टू कार्टिस, ठीक। तो वही मैं आपको पहले ही बताया कि एक तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव ना हो कि हम उसको ले जा रहे हैं और फट गया, थोड़ा सा धक्का लगा और फट गया। दूसरा, इतना भी इनसेंसिटिव ना हो कि हम जो जिस काम के लिए उसका रखे हैं वो हो ही ना, समझ रहे हो। इतना भी इनसेंसिटिव कोई लड़का ना हो कि उसको कोई मारे जा रहा है या गाली दिए जा रहा है, तब भी चुपचाप बुत बने बैठा है, वो भी किस काम का। तो वही आप एक्सप्लोजिव में भी समझिए कि एक्सप्लोजिव बहुत ज्यादा सेंसिटिव ना हो कि नॉर्मल हैंडलिंग में ही फट जाए, और इतना भी इनसेंसिटिव ना हो कि उसको जब हम जिस काम के लेके जा रहे हैं, डिटोनेट कर रहे हैं, उसके बाद में भी ना फटे। वही दो चीजें दो लाइन में लिखा गया है। नाजुक कली, एक्सप्लोजिव नाजुक कली है, बहुत खतरनाक नाजुक कली। वही इसमें बताना चाह रहा है कि इतना भी नाजुक कली ना हो कि आप उसको कैरी कर रहे हैं और फट जाए, ठीक है जी बात। अगला देखते हैं, फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा पढ़ने वढ़ने वाला वैसे है नहीं यार इसमें, ठीक है। सिंपल सी बात है कि बहुत ज्यादा धुआं प्रोड्यूस ना हो, धुआं प्रोड्यूस होगा वेंटिलेशन में दिक्कत होगा, वही चीज बता रहा है। हार्मफुल गैसेस ना हो जो भी फ्यूम प्रोड्यूस होगा उसमें, ठीक है। व्हेन वेंटिलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, इट इज एडवाइज टू यूज एक्सप्लोजिव दैट प्रोड्यूस मिनिमम हार्मफुल गैसेस इन द प्रोडक्ट ऑफ डेटोनेशन। जब उसका डेटोनेशन होगा तो कम से कम क्वांटिटी में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करे, ये बताया गया है। इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, स्लरी एक्सप्लोजिव एंड अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव आर प्रीफरेबल टू नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव। जो कोई भाई एक मेरा बता रहा था कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक्सप्लोजिव जो अब यूज नहीं होता है बोले, वही चीज इस लाइन में लिखा गया है कि हम क्या प्रिफर करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव या स्लरी एक्सप्लोजिव जो है उसको हम प्रीफर करेंगे। एक्चुअली स्लरी एक्सप्लोजिव में भी वही चीज है, अमोनियम नाइट्रेट ही है। तो अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव या स्लरी एक्सप्लोजिव को हम प्रीफर करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन की जगह में। नाइट्रोग्लिसरीन क्यों यूज नहीं हो रहा है सर? नाइट्रोग्लिसरीन जो है जब एक्सप्लोड करता था तो एक हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होता था, कौन सा? NO2। नाइट्रस फ्यूम प्रोड्यूस होता था जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव। कोई मुझे बता सकता है नाइट्रस फ्यूम का जो परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल लिमिट कितना है, कोई बता सकता है? ठीक है। तो ये प्रोड्यूस ना हो करके बेसिकली हम क्या प्रीफर करते हैं, ये आपके एग्जाम में के लिए काम का है, ये लाइन आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे कोई ध्यान रखने लायक चीज रहेगा, पता ही रहेगा सर क्यों नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, उसके जगह हम क्या यूज कर रहे हैं आजकल, तो स्लरी एक्सप्लोजिव या अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं। रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि जो नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव था वो क्या था, एक तो उसका सेंसिटिविटी का दिक्कत था, दूसरा आपका नाइट्रस फ्यूम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता था, ठीक है जी बात।
5 ppm सबका लगभग सही आंसर है। अभी मुझे और कोई बता सकता है कि ये 5 ppm और कौन से गैस का है, और कौन से गैस का है? एक तो इसका हुआ, कोई मुझे बताया कि और कौन सा ऐसा गैस है जिसका 5 ppm होता है? ब्लास्टिंग में 10 ppm भी हो सकता है। अरे भाई, परमिसिबल लिमिट जो डीजीएमएस ने बोल के रखा है कि इससे ज्यादा ना हो। सीओ का मेरे भाई 50 ppm है, ठीक है? सीओ का 50 ppm, SO2 एग्जैक्टली। अभी एक्सप्लोजिव से कहा गैसेस में आ गया सर। चलो हटाओ, ज्यादा डीप नहीं जाते, जस्ट अब आ गया तो स्टार्ट कर लेते हैं, जहां तक है तो देख लेते हैं। NO2 5 ppm, बाकी तो हजार्ड्स में आपको करा ही दिया गया है। SO2 5 ppm, दोनों का सेम होता है। और फिर ये ब्लास्टिंग में ये पूछता है आपके एग्जाम में, ब्लास्टिंग से कौन से गैस का खतरा होता है, ये एग्जाम में पूछता है। तो ब्लास्टिंग से नाइट्रस फ्यूम का खतरा होता है। ये NO2 नहीं दिखेगा, नाइट्रस फ्यूम लिखेगा। ब्लास्टिंग से कौन से गैस का खतरा होता है? तो नाइट्रस फ्यूम का खतरा होता है। आप देख सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट, यहां पर भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोग्लिसरीन, यहां पर भी नाइट्रोजन है। तो ये जो नाइट्रोजन है बेसिकली इसका आपके नाइट्रस फ्यूम का खतरा होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है? डार्क राइट लिखिए, दिख तो रहा है यार, रेड कलर नहीं दिख रहा है क्या? चलो ठीक, ब्लैक कलर यूज करेंगे। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। बाकी और बता रहे थे सीओ का 50 ppm हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का कहीं पे 10 ppm दिया है, कहीं पे 7 दिया है, तो 7 को आप मान के चलिए, हम मिनिमम लेके चलेंगे। 7 ppm आपका हो गया। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को तो पता ही है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। क्लास खत्म करेगा, 1 घंटा हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? एक्सप्लोजिव जो है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। बहुत सारा चीज है एक्सप्लोजिव में जो धीरे धीरे करके जानेंगे। एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं। लो एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव, ठीक है? तो ये जानेंगे लो एक्सप्लोजिव क्या है, हाई एक्सप्लोजिव क्या है, फिर लो एक्सप्लोजिव को डिटेल में जानेंगे। फिर जो अलग अलग कंपोनेंट आपको बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, एक आपको किधर गया जी, हाँ, नाइट्रोग्लिसरीन जो बता रहा था उसके बारे में जानेंगे। पहले जो एक्सप्लोजिव यूज होता था नाइट्रोग्लिसरीन, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज थे, क्यों बंद हुआ, वो सारा अपन जानेंगे। फिर अमोनियम नाइट्रेट जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? फिर ये कैप सेंसिटिव क्या होता है, बूस्टर सेंसिटिव क्या होता है, ये जानेंगे। चलो ये सारा आएगा। एक्सप्लोजिव के अलग अलग टाइप भी धीरे से देखेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें डीप घुसना नहीं है, जितना आपके काम का है उतना ही घुसना है, क्योंकि सीखने के लिए हमारे पास टाइम बहुत है, फुर्सत में सीख लेंगे। अभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम निकालना, तो जितना एग्जाम के लिए काम का है उतना ही चीज़ें देखते चले जाएंगे। साथ ही साथ में मैं बताते भी जाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन है जो इन स्लाइड्स में से आपके एग्जाम में आ चुका है, जो मैं बीच में बता रहा था। जैसे वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन का यूनिट पूछा जा चुका है, उसको क्या बोलते हैं, किस लिए किससे रिलेटेड है पूछा जा चुका है। ऐसे तरह करके आपके एग्जाम में जो इन स्लाइड से क्वेश्चंस बन चुके हैं वो सारा भी साथ ही साथ बताते जाऊंगा। वो जो क्वेश्चन जब मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में या दूसरे गेट वगैरह के एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं वो सारा क्वेश्चन लेके मैं चलता हूँ, ठीक है जी बात? ठीक है, कुछ स्लाइड्स इसमें से हटाने की जरूरत है जो आपके काम का नहीं है, जिसके आने की कोई संभावना नहीं, तो उसको हटा भी दिया जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं कल। मेरा नंबर चलो ग्रुप में डाल दूंगा ना भाई, ग्रुप में जो मैसेज करता हूँ मैं ही हूँ यार, सुदीप, ठीक है? चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। बने रहें क्लास में, मोटिवेटेड रहें। पहले भी बोला हूँ आपके सिलेक्शन में आपका ही हाथ होना है। लास्ट ईयर जो 80-90 लोग सेलेक्ट हुए थे, वैसे मैं क्लास में बता चुका हूँ, 80 से 90 लोग हमारे क्लास से लास्ट ईयर जो ECL और WCL का एग्जाम हुआ था उसमें सेलेक्ट हुए थे। वो जो 80-90 लोग सेलेक्ट हुए थे, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत अच्छा कराया करके उनका सिलेक्शन हुआ। उनका सिलेक्शन हुआ उनके मेहनत के कारण। तो इसलिए जो डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग, सिलेबस ये वो दुनियादारी बोल रहे हैं, ठीक है, हमारे हिस्से का काम हम पूरी तरह से करेंगे, हमारी गारंटी है। बट आप अपने हिस्से का काम जरूर ईमानदारी से कीजिए।
आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपका सीट कंफर्म होगा कि नहीं होगा, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है आप अपने दिन भर को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आप कितना टाइम दे रहे हैं, आप अपने भाई बंधु से कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो आपका जो सिलेक्शन है पूरी तरह से डिपेंड करेगा आपके खुद के मेहनत पे। अभी देखो 600 के आसपास लोग ज्वाइन कर चुके हैं और ये तो फैक्ट है, उस 600 में से मुश्किल से सिलेक्शन होगा फिर वही 80-90 का या 100 का या 150 का, बाकी सारे खाली हाथ जाने वाले। तो आपके ही क्लास में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सेलेक्ट होंगे, जो हमें से पढ़ रहे हैं, और आपके ही क्लास में से जो 60-70% जो सेलेक्ट नहीं होंगे वो भी हमारे ही क्लास से पढ़ रहे हैं। तो वो जो 10%, 15% या 20% जो हमारी क्लास से सेलेक्ट होंगे वो कौन होंगे, जो क्लास के बाद ईमानदारी से कितने अच्छे से पढ़ रहा है, जो क्लास को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है और उसको यूटिलाइज करने के बाद खुद से कितना टाइम दे रहा है। तो फिर मैं वही बोलूंगा कि आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, आपने ईमानदारी से पढ़ना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और आने वाले 3-4-5 महीने के बाद में आप अपने आप को एनसीएल में देखेंगे। एनसीएल मतलब बेस्ट सब्सिडरी है कोल इंडिया का, तो बेस्ट प्लेस में देखेंगे जहां पर आप डिप्लोमा के बेस पे जितने अच्छी जगह में पहुंच सकते हैं, वो वही अच्छा जगह है एनसीएल। तो आप अपने ड्रीम जॉब के अंदर में होंगे आने वाले 3-4 महीने के बाद में, अगर आप ईमानदारी से इस 2 महीने या 1.5 महीना जो आपके एग्जाम के पहले का ड्यूरेशन है उसको बिताते हैं। ठीक है जी बात। कंपटीशन बहुत लो है यार, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होना है, 374 पोस्ट निकालते हैं जो बहुत ज्यादा होता है, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप अपना 100% दीजिए कि कोई भी चांस ना छूटे, जहां कहीं से जिस भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है सब कुछ कीजिए, चांस मत लीजिए कि ऐसा नहीं कि सीएल में जैसा हो गया कि अरे सर मैंने तो एमटी पढ़ा नहीं था, एमटी से आ गया, वो चांस इस बार नहीं लेना है। एमटी का हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई पूरा वीडियो नहीं देखना चाहता कोई बात नहीं, नोट्स को एक बार सरसरी तौर पर पढ़ लीजिए। हम जो क्लास अलग से करवा रहे हैं, जैसे मैं ब्लास्टिंग करवा रहा हूँ या वेंटिलेशन जो अलग से वीडियो डाला है, जो भी डाला है वो सारा ईएमटी बेस्ड है, ईएमटी का अलग से भी चल रहा है, अलग से आपके सिलेबस के हिसाब से डाला भी है। तो ईएमटी से भी अगर आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है, अगर आप लेक्चर्स के साथ या जो नोट्स के थ्रू चले जाते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, जो आपके पैटर्न में चलता है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, एक्ट रूल रेगुलेशन से जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा तो करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो ईएमटी वाला पोर्शन, मतलब चांस कहीं नहीं ले रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे हैं, आप भी मत लीजिए कि बाद में पछताना पड़े या बाद में मुंह ताकना पड़े कि अरे सारा ये कर लेना था। ठीक है, चलो ग्रुप में डाल दूंगा सुदीप, ठीक है, थैंक यू।